चंबा की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सबको नमस्कार, सबको सुप्रभात एक बार फिर से। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बार फिर से चंबा की वादियों को देखने जा रहे हैं, चंबा के परिवेश में घूमने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि चंबा का परिवेश हमें किस तरह से अपनी संस्कृति से रूबरू करवाता है। एक गाथा के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का परिवेश चंबा का है, कैसे लोग चंबा के हैं, कैसी संस्कृति वो रखते हैं और किस तरह से उनकी भावनाओं का जो प्रवाह है वो समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। वो सब कुछ आज देखने की कोशिश करेंगे। चंबा की एक प्रसिद्ध लोक गाथा सुनी भूकू। चंबा की ये जो लोक गाथा है सुन्नी भूकू, ये शुरू होके चंबा से शुरू होके चंबा की हरी भरी वादियों से शुरू होके लाहौल के वीरान क्षेत्र तक जाती है और लाहौल की उस परिवेश को, बिना वनस्पति वाले उस परिवेश के बीच में घूमकर फिर चंबा वापस आती है। एक संस्कृति के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है, इस गाथा के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह की जो संस्कृति चंबा की है, मैंने कहा किस तरह के भाव चंबा के लोग रखते हैं और दूसरे के प्रति उनके मन की जो भावनाएं हैं वो किस तरह की होती हैं और चंबा के लोगों का जो भावनात्मक स्वरूप है वो कितना मजबूत है, समाज को वो क्या सीख देते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो हम लोग इस गाथा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुत जो गाथा है इसमें किसी भी तरह के कोई अमीर, कोई गरीब, कोई निर्धन, कोई धनवान या कोई बड़ा, कोई छोटा या उच्च या निम्न, इस तरह का कोई परिवेश देखने को नहीं मिलता है। एक सामान्य सा परिवेश है कहानी का, इस गाथा का सामान्य सी स्थिति है और इन सारी बातों से ऊपर उठकर ये जो गाथा है, ये जो कथा है, वो समाज को ये सिखाती है कि समाज में किसी भी प्रकार का बंधन, किसी भी प्रकार की जाति-पाति का कुरीति, किसी भी प्रकार की ऊंच-नीच का भाव होता ही नहीं है। उनका इस गाथा के माध्यम से लोगों का मानना है कि समाज में जो कुछ भी घटता है वो आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर होता है। आपकी मानसिकता यदि पवित्र है, आपकी मानसिकता यदि सकारात्मक है, आपकी मानसिकता यदि मजबूत है, सुदृढ़ है, तो आपकी जो विचारधारा है वो मजबूत रहेगी और सामाजिक किसी भी जड़ बंधन को नकारने के लिए सक्षम होती है, मजबूत होती है और तत्पर रहती है। और जहाँ पर हम लोग मानसिक रूप से नकारात्मक हो जाते हैं, जहाँ पर हमारी मानसिकता में जो नकारात्मकता है वो भर जाती है, जहाँ पर हम ये सोच के बैठते हैं कि हम किसी भी तरह से समाज को केवल जड़ताओं में रखना है, उसे बंधनों में रखना है, उसे विकास के मार्ग से भ्रष्ट करना है, अलग करना है, तो हम लोग उसे कहीं न कहीं, किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी स्वरूप में हम लोग उसको अलग दिशा दे देते हैं, अलग विचार दे देते हैं, अलग मानसिकता दे देते हैं, जिससे समाज जो है वो अपनी सही सही मार्ग से भटक जाता है। लेकिन जो ये गाथा है वो
बहुत अच्छा-सा स्वरूप लेके आती है, बहुत बढ़िया-सा संदेश लेके आती है। एक छोटी-सी प्रेम गाथा है, बहुत बड़ी नहीं है और समाज को एक ऐसी भावनात्मक दृष्टि प्रदान करती है, जो आदमी को आदमी होना सिखाती है, इंसान को इंसान होना सिखाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वर्तमान समय में भी हम लोग अपने आप को कई तरह की जातियों में आवंटित रखते हैं, कई तरह के बंधनों में आवंटित रखते हैं, कई तरह के छोटे और बड़े के भावों में आवंटित रखते हैं। ये गाथा हमें सिखाती है कि अगर आप भावनात्मक रूप से समृद्ध हैं, मजबूत हैं, तो आपको किसी जाति की ज़रूरत ही नहीं है। आपको किसी तरह के सामाजिक जड़ता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना जीवन अच्छे से, बेहतर तरीके से समाज के साथ घुल-मिल कर गुज़ार सकते हैं। चलिए, इस छोटी-सी भूमिका के साथ हम लोग शुरू करते हैं सुनी भूकू लोक गाथा को और जानते हैं कि क्या इसमें भावनात्मक परिवेश है और क्या समाज को ये दशा और दिशा देती है। जो सुनी और भूकू की लोक गाथा है वो चंबा के भटियात क्षेत्र से शुरू होती है और भटियात में भी कोई गांव है, टिकरी गांव, वहां से शुरू होती है। जो चंबा का भटियात है, टिकरी गांव है, उस टिकरी गांव में एक भेड़ पालक रहता था, एक गद्दी समुदाय का व्यक्ति रहता था, जिसका नाम भूकू है। सामान्य जनजीवन में वो अपना जीवन यापन करता है। उसे ना तो अपनी अमीरी का या अमीर होने का कोई शौक है और ना अपनी गरीबी पे कोई दुख है। जैसा परिवेश उसे विरासत में मिला है, वो उसी परिवेश में सुखी है, उसी परिवेश में वो प्रसन्न है। अब ज़ाहिर-सी बात है, हमें घर से जो परिवेश मिलता है, हम उसी में पले-बड़े होते हैं और उसी परिवेश को सोचते हैं, उसी परिवेश को समझते हैं, उसी को जानते हैं, वही हम लोग सीखते हैं और उसी से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। माता-पिता जो सिखाएँगे, हम वही सीखेंगे, जो संस्कार देंगे, हम उसी से अपने जीवन को तराशेंगे, जो हम लोगों को संस्कृति के रूप में वो आगे बढ़ना सिखाते हैं, उन्हीं नियमों को हम लोग जीवन का आधार बना लेते हैं और उन्हीं सारे नियमों, आदर्शों, मान्यताओं के साथ हम लोग परंपराओं के साथ हम लोग अपने जीवन को यहाँ पर इस धरती पर बिताते हैं और उसके बाद अपनी जो भूमिका है उसे समाप्त करके, उसे भूमिका को पूरी तरह से खेल करके हम लोग इस धरती से वापस जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जो भूकू है, उसके साथ भी वैसा ही परिवेश है। माता-पिता ने जो संस्कृति उसको दी, वही उसका जीवन का आधार है। जो संस्कार उसको मिले, वही उसने अपने जीवन में उतारे। जो आदर्श उसके सामने थे, उन्हीं के सहारे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। उसकी संस्कृति के अनुरूप उनका जीवन यापन जो है वो भेड़ चराकर, भेड़ पालन करके, उसका विक्रय करके, उसी से उनका जीवन चलता है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि चंबा की संस्कृति में एक समय में जिसके पास जितने ज़्यादा मवेशी थे, जिसके पास जितने ज़्यादा पशुधन था, वो सबसे अमीर माना जाता था। आज ये जो संस्कृति है, ये जो परिवेश है, थोड़ा कम हो गया है। लोग नवीनता की तरफ आ गए हैं। लोगों ने अपना परिवेश नए दृष्टिकोण से बनाना शुरू किया है। तो उस दृष्टिकोण के हिसाब से जो भूकू है, वो एक सामान्य परिवार में पैदा होता है और सामान्य परिवार में अपना जीवन और
जो जीने का तरीका है उसे अपनाता है और वैसे ही वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। भूकू के पास जो माता-पिता ने सिखाए हुए संस्कार थे, वही सब कुछ है और जो भूकू के माता-पिता ने किया, जीवन में जो उन्होंने किया, जीवन में जितने संघर्ष या जो कुछ उन्होंने किया है, वही उसके लिए आदर्श के रूप में है। माता-पिता द्वारा सिखाया हुआ जो परिवेश है कि आपके पास पशुधन होना चाहिए, भेड़ें होनी चाहिए, भेड़ें लेके चराएँगे, चराकर आप चाहे तो ज़रूरत के हिसाब से उनको बेच लो, जैसा भी है, आपको धन मिल जाएगा, धन के हिसाब से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसने वही कुछ सीखा और वही कुछ जीवन का आधार बनाया। अब जो भेड़ पालन है, वो आसान काम नहीं है। बकरी पालन है, वो आसान काम नहीं है। बकरी के साथ-साथ आप लोगों को जगह-जगह जाना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बकरी जो है वो लगभग एक समय में 22 प्रकार की जड़ी-बूटियाँ खाती है और 22 प्रकार की जड़ी-बूटियाँ खाने के लिए उसको जगह-जगह घूमना पड़ता है। जहाँ जो मिल जाएगा वो खा लेगी। तभी ये कहा जाता है कि बकरी का जो परिवेश है, बकरी का जो दूध है, वो आदमी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि जो जड़ी-बूटियाँ बकरी खाएगी, वही उसके दूध में मिलेंगी। तो जो भूकू था, वो भी अपनी भेड़ों को लेकर चंबा में चराना शुरू करता था और जैसे-जैसे मौसम बदलता जाता था, वैसे-वैसे वो भेड़ों को कभी ऊपरी क्षेत्रों में, कभी निमन क्षेत्र में ले जाया करता था। तो जो गर्मियों के क्षेत्र थे, गर्मियों के क्षेत्रों में गर्मियों के जो दिन थे, उसमें वो अपनी भेड़ों को ठंडे क्षेत्रों में ले जाते थे और जो सर्दियों के दिन थे, तो वो अपनी भेड़ों को गर्म क्षेत्रों में ले आते हैं, जहाँ सर्दी कम पड़ती है। इस तरह का परिवेश वो चलाते हैं। तो इस तरह का जीवन यापन चलता है, इस तरह की अ, प्रक्रिया जो है जीवन की वो चलती है। जो भूकू है वो गर्मियों के समय अपनी भेड़ों को लाहौल की तरफ ले जाता है, क्योंकि सामान्यतः जितने भी उसके आस-पड़ोस के लोग थे या दूसरे अ, साथी भाई लोग थे, वो सब एक ही तरफ लाहौल की तरफ अपनी मवेशियों को ले जाते थे, भेड़ों को ले जाते थे चराने के लिए और 2-3 महीने लगभग वहीं गुज़ार कर फिर वहाँ से वापस आते थे। अब जो भूकू था उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो अपनी भेड़ों को लाहौल की तरफ ले जाता है और जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे वो अपनी भेड़ों के साथ-साथ, भेड़ों के झुंड के साथ-साथ अपनी दैनिक दिनचर्या जो है वो करता जाता है। जहाँ ज़रूरत मिलेगी वहाँ वो उन सबको घेरा बना के बिठा लेता है। जहाँ ज़रूरत मिलती है, जहाँ समय मिलता है वहाँ से चल पड़ता है। जितने समय में जहाँ पहुँचेगा वहीं डेरा लगा लेता है। इस तरह की उसकी दैनिक दिनचर्या थी। और एक गाँव में प्रवेश करता है, तो वहाँ से उनकी भेड़ें जो हैं वो जा रही होती हैं। भूकू की भेड़ों के उस बाड़े के साथ-साथ उसकी एक कुतिया भी है, शायद उसका नाम कुछ ऐसे कंडी करके रखा है, कंडी है या कुछ। तो वो भूकू के साथ-साथ उसकी भेड़ों का संरक्षण करती है। जब वो लाहौल के किसी गाँव से गुज़रते हैं, तो भेड़ें जब अ, गाँव से गुज़रती हैं। अब एक सामान्य-सी बात है, लाहौल की जो गाँव की जो प्रणाली है, ग्रामीण व्यवस्था है, वो थोड़ी अलग किस्म की है। स्लेट के घर होते हैं और स्लेट के घर भी ऐसे नहीं, छोटे-मोटे स्लेट नहीं, बड़े-बड़े होते हैं और उनके बनाने की जो तरीका है, शैली है, वो भी बड़ी अलग-सी होती है। ठंड के हिसाब से वो घर छोटा भी होगा और मोटा भी होगा, तो उस हिसाब से वो घर भी बनाए जाते हैं और रहने का तरीका भी वैसे बनाया जाता है। जैसे ही जो भूकू है वो गाँव से होकर गुज़र रहा होता है और एक घर के पास से गुज़रता है, तो उसकी जो उसके साथ जो वो कुतिया है वो साथ चल रही होती है। साथ में उस जिस घर के साथ वो
चल रहा होता है, वहाँ पर भी एक जो कुत्ता है वो बाँधा होता है, तो वो दोनों एक-दूसरे को देखकर घुर्राना शुरू करते हैं। घुर्राना शुरू करते हैं, एक-दूसरे के ऊपर भौंकते हैं। और जो लाहौल का क्षेत्र है, वहाँ पहुँचकर भूंकू थोड़ा थक भी गया होता है, तो वो सोच रहा होता है कि कहीं डेरा बनाया जाए। जो उसके साथ चलने वाला साथी है, वो भी कहता है, हाँ, थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए रुक लिया जाए, क्योंकि भेड़ें भी आराम से आराम कर लेंगी और हम लोग भी चल पड़ेंगे। जितनी देर में वो बात कर रहे होते हैं, उतनी देर में जिस घर के पास से वो कुत्ता भौंक रहा होता है, वहाँ से एक जब वहाँ से वो दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाज़े के अंदर से एक जो लड़की है, जो भोट जाति की है, जिसका नाम सुन्नी है, वो वहाँ से बाहर आती है। अब सुन्नी को देखकर भूंकू थोड़ा-सा हिचकिचा जाता है, क्योंकि वो बड़ा शर्मीले स्वभाव का था। ईमानदार लोग हैं, शर्मीले स्वभाव के हैं, एकदम से बात नहीं करते हैं। तो सुन्नी उससे बात करती है, उसको कहती है कि कहाँ से आ रहे हो? तो शर्माता हुआ जो भूंकू है, वो उसको जवाब देता है कि मैं चंबा का रहने वाला हूँ, भटियात क्षेत्र का हूँ और वहीं से मैं अपनी भेड़ों के साथ चला हूँ, तो आज मैं सोच रहा हूँ यहाँ कहीं डेरा डालूँ, यहाँ रुकूँ। अब जो सुन्नी के अंदर माता-पिता हैं, वो उससे पूछते हैं कि कौन है बाहर? तो वो सुन्नी उसको कहती है कि पता नहीं, कोई अपने आप को भूंकू नाम से पुकार रहा है और चंबा का रहने वाला है और अभी छोटे कद का है, छोटा लड़का है और जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं फूटी है अच्छे से। तो ये रहने की जगह ढूँढ रहे हैं। आज के लिए लोक गाथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कहानी को हम लोग इसके दूसरे भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।